students, my name is Professor Zuhaib Hassan and I'm your physics teacher. बेटा आज मैं सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जी बेटा आज के टॉपिक का हमारा टाइटल है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ नाम आपने मैट्रिक में ऑलरेडी सुना होगा 10th क्लास के अंदर। ओहम्स लॉ से आप ऑलरेडी बहुत हद तक वाकिफ हैं। ओहम्स लॉ की जो स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across its ends provided the physical state such as temperature, density, etc. remains constant। यानी कि अगर एक कंडक्टर है आपके पास, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की जो वैल्यू होगी उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस अप्लाई करदा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह वो सेम रहे। राइट बेटा, तो इन दैट केस आपके पास करंट की जो वैल्यू होगी वो उसके टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाई करता पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी। राइट बेटा जी, इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो है V is equal to IR। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में आऊं तो मैंने यहाँ एक कंडक्टर लेट किया हुआ है, उस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है जो कि एक बैटरी की शक्ल में है, और इस कंडक्टर में इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। According to the statement of Ohm's law, आपके पास ये जो करंट इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के साथ, और अगर मैं यहाँ इक्वालिटी का साइन यूज करूं तो इक्वल लगाने पर मेरे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अचीव होगा, दैट विल बी 1/r। राइट, दिस 1/r इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन दिस केस। अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मेरे पास यहाँ V is equal to IR ओहम्स लॉ की स्टैंडर्ड हालत आ जाएगी जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है। तो V is equal to IR ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओहम्स लॉ की, और यहाँ R जो है जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर आपने इस्तेमाल किया है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं उस करंट के रास्ते में जो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। यानी कि इस करंट के रास्ते में आने वाली जो ऑपोजिशन है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और ये जो ऑपोजिशन है ये डिपेंड कर रही होती है इन पैरामीटर्स के ऊपर, नेचर के ऊपर कि उस कंडक्टर की नेचर किस तरह की है, डायमेंशन यानी कि कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह, तीसरी बात फिजिकल स्टेट यानी कि टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह। तो इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। तो यहां अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं इस ओहम्स लॉ की इक्वेशन के जरिए तो R will be equal to V/I। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम, इसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो आपके सामने मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो 1 ओहम will be equal to what? 1 वोल्ट over 1 एम्पीयर। तो यहां से 1 ओहम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है कि अगर एक कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दैट केस उस वक्त जो करंट के रास्ते में आने वाली ऑपोजिशन होगी वो 1 ओहम के बराबर होगी। तो इसके मुताबिक आप 1 ओहम की डेफिनेशन कर सकते हैं। राइट बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास दो तरह की डिवाइसेस के बारे में जिक्र किया गया इस टॉपिक के अंदर, ओहमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नाम से पता चल रहा है कि ओहमिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे कर रही होंगी, यानी I और V के दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा। राइट, तो ऐसी डिवाइसेस का बनने वाला जो ग्राफ होगा V और I के दरमियान वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह का होगा, क्योंकि I और V में जो बनने वाला रिलेशन है वो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। राइट बेटा, तो स्ट्रेट लाइन ये आपके पास आएगी जो कि ओहमिक डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। जी, नॉन ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक डिवाइसेस नाम से पता चल रहा है कि ऐसी डिवाइसेस होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी। तो ऐसी डिवाइसेस का ग्राफ जो है इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ जो मैंने दो एग्जांपल ली हुई है वो एक फिलामेंट बल्ब की है। तो फिलामेंट बल्ब के अंदर जैसे आप बल्ब ऑन करते हैं, आपको पता है टंगस्टन येलो लाइट वाला बल्ब, टंगस्टन फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है, जैसे आप बल्ब को ऑन करते हैं वहां थोड़ी देर के लिए I और V डायरेक्ट रिलेशन में होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बल्ब गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू होता है। आपको पता है कि हीट अप होने से उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। अगर उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो आपके पास रेजिस्टेंस के चेंज हो जाने से V और I के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन को वायलेट कर जाएगा। तो ग्राफ को तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरह की सिचुएशन को फॉलो करेगा। राइट बेटा, तो फिलामेंट बल्ब जो है ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस है और एक हद तक वो ओहमिक कैरेक्टर शो करती है। इसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में ग्राफ दिया गया जो कि कुछ इस तरह का ट्रेंड फॉलो करेगा V और I के दरमियान, और ये ग्राफ आप डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। राइट बेटा, तो ये आपके पास एक नॉन ओहमिक डिवाइस है जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती, इस स्ट्रेट लाइन को ओबे नहीं करती। जी बेटा, आगे आपके इस चैप्टर के अंदर कॉम्बिनेशन दिए हुए रेजिस्टेंस के, और इन कॉम्बिनेशंस को आप डिटेल में 10th क्लास की फिजिक्स में स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो पहला कॉम्बिनेशन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है,
सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप रेजिस्टर्स को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं और वो कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी होती है जो यहाँ 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके मैंने दिखाया हुआ है, राइट बेटा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तमाम रेजिस्टेंसेस में से सेम फ्लो करेगा, यानी कि I1, I2, I3 आपस में बराबर होंगे और वो I के बराबर होंगे जो करंट बैटरी दे रही होगी। करंट आपका सेम रहेगा तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू। दूसरी बात लिखी है वोल्टेज ड्रॉप वेरी करेगा। अब वोल्टेज ड्रॉप जो हर रेजिस्टर का वो डिफरेंट होगा और वो डिपेंड कर रहा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस ड्रॉप ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि V = IR के मुताबिक V और R डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएंगे। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो V ड्रॉप भी उसका बढ़ जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप वेरी करेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी, जो कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी, वो इस तरह से ऐड करके आप रेजिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं, R1 + R2 + R3। अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं तो तब भी ये रेजिस्टेंसेस इसी तरह से इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऐड हो जाएंगे। जी बेटा, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपके पास रेजिस्टर्स हैं वो दो सेम पॉइंट्स के दरमियान उनके टर्मिनल कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, यानी कि उनके लेफ्ट और राइट टर्मिनल जो हैं वो सेम पॉइंट्स पर कनेक्टेड होंगे और जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो सारा का सारा इन रेजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और इन तीनों रेजिस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी सेम है, तो जो ड्रॉप एक रेजिस्टर के क्रॉस आ रहा होगा वही ड्रॉप बाकी तमाम रेजिस्टर्स के क्रॉस आ रहा होगा। इसका मतलब इस केस में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके बारे में कुछ फीचर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो तमाम रेजिस्टर के क्रॉस वो सेम होगा, जो कि इस केस के अंदर बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ रहा है। और करंट जो है वो वेरी करेगा रेजिस्टर की वैल्यू के मुताबिक और पोजीशन के मुताबिक। R1 में से फ्लो होने वाला करंट I1, R2 में से I2, R3 में से I3 यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो टोटल करंट I है तो I will be equal to what, I1 + I2 + I3, जबकि वोल्टेज सेम है, V1 = V2 = V3 = V, जो कि बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे तो ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, +1/R4 + 1/R5 एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे पैरेलल के। तो आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है यह है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेंपरेचर, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के 1 मीटर क्यूब कंडक्टर की रेजिस्टेंस का नाम, यानी कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। रेजिस्टिविटी जो है ये रेजिस्टेंस है 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल की, यानी कि कोई मटेरियल है उसका अगर 1 मीटर क्यूब ले लिया जाए तो वो स्पेसिफाई हो जाती है रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल के लिए। तो इसीलिए इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है 1 मीटर क्यूब कंडक्टर की रेजिस्टेंस को, यानी कि मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल इसका रो पढ़ा जाता है, RH और रो, और ये उसका सिंबल है, राइट बेटा। अब रेजिस्टिविटी के लिए हम आगे चलते हैं। की जो मैथमेटिकल फॉर्म है इट इज रो = RA/L, और ये किस तरह से है इसको हम आगे चल के देखते हैं। इसका जो यूनिट बनेगा इस फॉर्मूले के मुताबिक वो बनेगा ओहम मीटर, राइट बेटा। अब यह इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने बताया है लेट आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ली जा सकती है कि एक स्ट्रीट है उसमें चंद एक लोग चल रहे हैं, जितनी ज्यादा लेंथ कर दी जाएगी तो उनके टकराने की शरह भी बढ़ जाएगी, यानी कि टकराव का रेट बढ़ जाएगा। टकराव का रेट बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। यानी अगर आपके पास एक स्ट्रीट है उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ कोलिजन में इजाफा हो जाएगा, और इसी तरह से अगर आपके पास एक कंडक्टर है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनकी कोलिजन का रेट जो है वो बढ़ सकता है, तो आपके पास रेजिस्टेंस में इजाफा हो सकता है। तो लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बरक्स आपके पास अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस में कमी वाकई हो जाती है, या कम कर दिया जाए उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस के दरमियान बनने वाला रिलेशन जो वो इनवर्स होगा। रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इन दोनों रिलेशंस को मैं इकट्ठा करूं तो मेरे पास एक सिंगल रिलेशन बनेगा, दैट विल बी R is directly proportional to L/A, राइट। इस रेशियो के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन होगा, लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो लेंथ के साथ डायरेक्ट और एरिया के साथ ये इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं यहाँ इक्वालिटी का साइन लगाऊं तो मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी रो। ये जो रो है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। अगर हम इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को देखें तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है एक मटेरियल ऑफ वायर की, यानी कि वायर जिस मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को देखें ये वायर की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, राइट बेटा। ये आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना है।
जो आपके पास रेजिस्टेंस है ये उस तार की करेक्टरिस्टिक है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की जिस मटेरियल की वो वायर बनी हुई। राइट बेटा, आगे इसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से कोलिजन में इजाफा हो जाता है। आपके पास जो रैंडम मोशन है जो उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की या उसके अंदर पाए जाने वाले चार्ज कैरियर्स की होगी या इलेक्ट्रॉन्स की होगी, वो बढ़ जाएगी और कोलिजन रेट के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। लेकिन कुछ खास मटेरियल ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, और उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस तरह से होगा उसको हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो कोफिशिएंट है उसका जो सिंबल है वो अल्फा है। अल्फा इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RT - R0 ओवर R0T। इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल चेंज है रेजिस्टेंस के अंदर। यहां तक ये जो वैल्यू है बेटा ये फ्रैक्शनल चेंज है। RT - R0 ओवर R0 ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस के लिहाज से चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ये चेंज इन रेजिस्टेंस किस वजह से है, टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से। RT टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस ग्रेड के ऊपर है, R0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेड के ऊपर है। RT - R0 करेंगे तो ये टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं उसको असल रेजिस्टेंस यानी कि 0 डिग्री वाली रेजिस्टेंस से उसकी रेशियो ले लूं तो आपके पास ये फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टेंस है पर केल्विन। पर केल्विन का मतलब ये स्मॉल t है, ये राइज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये 1 केल्विन टेम्परेचर में राइज आता है तो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होने से जो रेजिस्टेंस में तब्दीली आएगी उसको ये अल्फा रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। राइट बेटा, तो आपके पास इसी तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन आपस में डायरेक्ट है। टेम्परेचर के लिहाज से जिस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होगी उसी तरह से रेजिस्टिविटी में भी चेंज आएगा। तो इसी वजह से हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहां जहां आपने R का इस्तेमाल किया वहां वहां हम रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला आपका रेजिस्टिविटी के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को इस जगह पे रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ρT - ρ0 ओवर ρ0T। तो ये फ्रैक्शनल चेंज है इन रेजिस्टिविटी बाय रेजिंग ऑफ टेंपरेचर बाय 1 केल्विन। इफ वी रेज टेंपरेचर बाय 1 केल्विन तो ये फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी है। अगर मैं टेंपरेचर को 1 केल्विन बढ़ाता हूं तो उसकी रेजिस्टिविटी में जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाएगा। इसका जो यूनिट है वो पर केल्विन है, और वो पर केल्विन इसलिए है क्योंकि R ρT - ρ0 और ρ0 का जो यूनिट है वो ओहम मीटर है। ओहम मीटर से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ राइज इन टेंपरेचर बचेगा जो कि केल्विन में कंसीडर किया जाता है, तो इसका यूनिट बनेगा पर केल्विन। राइट बेटा, जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर। जी बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।